ऑल राइट। सो देखो, कल एमओटी का पूरा डिस्कशन हो गया था, तो आज पढ़ना है हमें मॉलिक्यूल बन जाने के बाद व्हाट आर द फोर्सेस विच ऑपरेट्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, राइट। जैसे मान लो एक वाटर मॉलिक्यूल बन गया है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल भी बन गया है, इनके बीच में तो कोई डायरेक्ट बॉन्डिंग होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी, एक ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन चाहिए, वो पूरी तरीके से एंगेज्ड है, दूसरे ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन चाहिए, पूरी तरीके से एंगेज्ड है। लेकिन क्या दो H2O मॉलिक्यूल के भी बीच में किसी भी तरह का कोई फोर्स है, तो वही हम सीखेंगे, इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ, हेडिंग डालिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम सेकेंडरी बॉन्डिंग भी बोलते हैं, क्योंकि प्राइमरी बॉन्डिंग कौन सा था, कोवलेंट या फिर आयनिक। एक बार वो कंपाउंड बन गया, वो एक बार ये मॉलिक्यूल डेवलप हो गया, तो उसके बाद हम क्या देखने की कोशिश करेंगे, सेकेंडरी फोर्सेस जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। अच्छा, ये टर्म जो मैं बात कर रहा हूं, कौन सा, सेकेंडरी फोर्सेस का, कितने लोग कह रहे हैं आयनिक कंपाउंड्स के लिए वैलिड ही नहीं है? क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूल जैसा कुछ होता ही नहीं, उसमें तो Na+ है, तो उसके चारों तरफ नेगेटिव आयंस है, फिर क्लोराइड आयन है, तो फिर चारों तरफ क्या है, पॉजिटिव है, तो वो तो हमेशा ऐसे क्लस्टर के फॉर्म में है, उसमें आइसोलेशन है ही नहीं। आइसोलेशन कहां पे है, जब हम कोवलेंट कंपाउंड से कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ एटम मिलकर के बॉन्ड बनाते हैं। समझ में आया ना? तो अभी हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें कौन कौन से एक बार लिस्ट कर लेते हैं, एंड फिर कुछ अलग से जब सॉल्यूशन में जो फोर्सेस लगते हैं उनको भी लिस्ट करेंगे, एंड फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला जो फोर्स है बेटा, उसको बोलते हैं कौन सा, डाइपोल, डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। फिर दूसरा कौन सा है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। फिर कौन सा है, आयन डाइपोल इंटरैक्शन। उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा, लंदन फोर्सेस, लंदन या फिर डिस्पर्शन फोर्सेस। और सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इट्स इंपैक्ट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है और उसका इंपैक्ट देखेंगे, और ये क्या है इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो पहला हम लोग देखते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन क्या होता है। चलो लिखना शुरू करो, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, पहला टॉपिक लिखो। ठीक है, एक काम करो, अब इसको नोट करते रहना, पहले समझ लो, पहले समझ लो, स्टॉप राइटिंग, मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, ध्यान से देखो। ये बताओ, आपको मालूम है कि मॉलिक्यूल्स को देखा जाए तो दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, कौन से, पोलर एंड दूसरा नॉन पोलर। पोलर मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है, नॉन पोलर का 0 होता है, ये सुनो। तो पोलर मॉलिक्यूल अगर कभी भी है, तो क्या मैं उसको डाइपोल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं? जैसे मैं बोलूं कि HCl है, तो क्या HCl को अगर यहां पार्शियल पॉजिटिव यहां पार्शियल नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है। तो क्या मैं इसको अगर ऐसे क्लाउड के फॉर्म में, मतलब ऐसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करूं, तो क्या मैं इस साइड में नेगेटिव इस साइड में पॉजिटिव लिख सकता हूं क्या? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइपोल। सबको समझ में आ रहा है? तो बताओ, जब एक डाइपोल है और इसके बगल में दूसरा HCl मॉलिक्यूल आएगा, तो कितने लोग कह रहे हैं कि सर प्लस और माइनस में तो जेन्युइन अट्रैक्शन होता है, तो क्या ये अट्रैक्ट करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल करेंगे। ये अट्रैक्शन
शो करेंगे। और ये फोर्स भी हमें पता है कि आर के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। पावर क्या होगा वो अलग मैटर है, बट साइज जैसे जैसे बढ़ेगा ये फोर्स कम होता जाएगा। ये जो फोर्स है ये, इसी को बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल डाइपोल फोर्स, फोर्स बिटवीन टू डाइपोल, यही है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। अच्छा, और भी कैसे हो सकता है क्या डाइपोल डाइपोल में इंटरैक्शन? हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। प्लस है, माइनस है, यहां उल्टा हो जाए, इधर माइनस और इधर, तो बताओ ये अट्रैक्शन होगा ना? तो ये भी क्या है आपका डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो नेचुरल सी बात है, कभी पूछा जाए डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन किन मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा? पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा। यस और नो? तो आपको क्या लिखना है? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन इज पॉसिबल इफ द मॉलिक्यूल्स आर पोलर। बस अब लिखना शुरू करो, अच्छे से बनाओ।
नोट कर लिया सभी ने? कौन सा इंटरेक्शन था बेटा ये? डाइपोल डाइपोल। आपने लिखा ये शीट, लिखिए आप इसके बारे में। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन is possible in polar molecules आपने बना लिया ये? नाउ नेक्स्ट थिंग इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ये क्या होता है? तो देखो, जैसे जैसे मान लो, ध्यान से सुनो बेटा, जैसे मान लो आपने एक ऐसा मिक्सचर ले लिया जिसमें एक मॉलिक्यूल पोलर है लेकिन दूसरा नॉन पोलर। वैसे तो मैं बता दूं बेटा, पोलर नॉन पोलर की मिसिबिलिटी बड़ी पुअर होती, मतलब वो एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होती, क्योंकि अलग अलग अट्रैक्शन है ना, सिमिलर फोर्सेस ना हो तो डिसोल्यूशन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं हो। लेकिन मान लो ब्रोमीन को आप वाटर में ले लिए, Br2 इन वाटर, तो बताओ वाटर कैसा मॉलिक्यूल है? पोलर। तो वाटर पोलर है, तो क्या मैं इसको ऐसा दिखा सकता हूं? तो वाटर क्या करता है ब्रोमीन के, जो कि नॉन पोलर है, ये कैसा है? नॉन पोलर, और ये क्या है? पोलर। ये नॉन पोलर स्पीशीज को भी अपने एंड से अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, और जब ये नेगेटिव इस पे अट्रैक्ट करेगा तो कोशिश करेगा इसके ऊपर कैसा चार्ज डेवलप करे? पॉजिटिव। वो जो पॉजिटिव इंडक्शन हुआ उसके वजह से इस पे कैसा? नेगेटिव। सो बेसिकली आप ये बोल लो कि ये नेगेटिव से इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये रिपेल कर रहा है, तो वो थोड़ा ड्रिफ्ट होकर इधर की तरफ चले जा रहे हैं, यहां कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप नहीं है, एंड इसकी वजह से जो यहां अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है यही है DID, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज ये है, आप पोलर मॉलिक्यूल हटा लोगे ये गायब हो जाएगा। जब पोलर मॉलिक्यूल है ही नहीं तो इंडक्शन करेगा ही नहीं, इंडक्शन नहीं किया तो ये नॉर्मल नॉन पोलर है, तो उसके बीच में कभी भी ये फोर्स नहीं लगेगा। तो लिखो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन में लिखो, it is possible when a polar molecule is mixed with non-polar molecule. It is possible when a polar molecule is mixed with non-polar molecule. A polar molecule is mixed with non-polar molecule. अगला लिखो, the polar molecule induces, क्या इंड्यूस करता है? Yes, induces partial charge on the non-polar molecule. Okay, on the non-polar molecule. Got it? Hence, there will be attraction between polar and non-polar molecule through dipole induced dipole interaction. ओके, अब उसके बाद आप वो मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लीजिए, ब्रोमीन
नॉन पोलर है, वाटर क्या है, पोलर। एग्जाम्पल लिख करके कर लीजिए। हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी एंड कर सकता है। सभी को क्लियर हो गया? बोलिए। अगला लिखिए, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल, बताओ ये कब पॉसिबल होगा? थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। जब कोई आयन को मिक्स किया जाए विथ पोलर सॉल्वेंट। तो हाँ हाँ, NaCl को, या HCl कोवलेंट कंपाउंड है बट पानी में जाके वो टूट जाता है, आयंस बन जाता है। लिखो लिखो, आयन डाइपोल इंटरेक्शन डेवलप्स when ions are present in polar solvent, when ions are present in polar solvent। when ions are present in polar solvent। लिख लिया सभी ने? चलिए ग्रेट। तो अब आप शो करिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए। इन aqueous solution of sodium chloride, एग्जाम्पल लिखिए। आप क्या दिखाओगे अपने से? ट्राई करोगे? ट्राई करो, दिखाओ। NaCl तो आयनिक है, पानी में जाने के बाद क्या होगा, ये Na+ में टूटेगा और क्लोराइड आयन में दूर दूर हो जाएंगे। अब इसके चारों तरफ आप डाइपोल का फोर्स दिखा दो। बना लिया सबने?
हाँ जी, क्लियर हो गया? कैसे बनाया आप लोगों ने बताइए? जब आप वाटर में ले रहे हो तो क्या वाटर को मैं डाइपोल दिखा सकता हूं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन लिख करके? अब बताओ Na+ के चारों तरफ मैं कौन सा एंड लेके आऊं? माइनस। ये क्या सब कितने लोगों ने किया है? इसे याद उठाओ। वेरी गुड। तो यही है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अगर ये बताओ वाटर ले रहे हैं तो कितने लोग कह रहे हैं इसी प्रोसेस को हाइड्रेशन बोलेंगे, और इससे एसोसिएटेड जितनी एनर्जी निकल रही है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। वेरी गुड। तो यहां पे आएगा पॉजिटिव, इधर आएगा। अच्छा, ये पॉजिटिव कौन से एटम पे है? ये पॉजिटिव कौन से एटम पे है? हाँ, H2O में ऑक्सीजन बेयर्स नेगेटिव ना, एंड हाइड्रोजन, ये दोनों कैसे चार्ज बेयर करते हैं? तो ये H है। अगर आपको मतलब ऐसे एक मॉलिक्यूल में दिखा दूं तो ऐसे HOH, यहां पार्शियल पॉजिटिव इसके साथ है, और ये किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ। सो दिस इज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। सभी को क्लियर हो गया? चलिए, कौन सा बचा है अब? लंडन एंड डिस्पर्जन फोर्सेस ना। अब ये क्या है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया कि मॉलिक्यूल अगर पोलर हो तो कैसा फोर्स लगेगा, एक पोलर मॉलिक्यूल को नॉन पोलर में डाल दो तो कैसा फोर्स लगेगा, एक आयन को पोलर मॉलिक्यूल में डाल दो तो कैसा लगेगा। लेकिन अभी तक मैंने एक कैटेगरी नहीं कवर करी। कौन सी? जिसमें अगर दोनों ही नॉन पोलर हो जाए, यानी जो मॉलिक्यूल्स लिया है उसमें कोई पोलर हो ही ना, तो क्या कोई फोर्स नहीं लगेगा? तो जरा सोचते हैं, बताओ। फ्लोरीन कैसा है? नॉन पोलर। क्लोरीन कैसा है? ये दोनों गैस होते हैं। समझ में भी आता है, क्योंकि फोर्स कमजोर है, नहीं लग रहा है वहां पे, क्योंकि वो पोलर है नहीं, इसलिए वो गैस है। लेकिन बेटा ब्रोमीन वो कैसा है? नॉन पोलर, लेकिन वो क्या होता है? लिक्विड। ओके, और आगे बढ़ते हैं। आयोडीन वो भी नॉन पोलर है। I2 यार, आयोडीन मतलब I2। क्या ये पोलर है नॉन पोलर? नॉन पोलर। डाइपोल का कंसेप्ट जिसको ना क्लियर हो, वो मेरा डाइपोल वाला वीडियो एक बार दोबारा देख लो, है ना, उसको एकदम क्लियर करना है। तो I2 एक नॉन पोलर स्पीशीज है। अगर नॉन पोलर है तो आयोडीन सॉलिड होता है। बिना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कोई चीज सॉलिड कैसे हो सकता है? सॉलिड के अंदर हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रिलेटिवली स्ट्रांग। यही है ना? कोई ना कोई तो फोर्स ऑपरेट कर रहा होगा। वो कौन सा फोर्स है जो हर तरह के मॉलिक्यूल में ऑपरेट करता है, पोलर हो तो भी, नॉन पोलर हो तो भी? दैट इज लंडन और डिस्पर्शन फोर्स। लिखो, लिखो। इट इज प्रेजेंट इन ऑल द मॉलिक्यूल्स वेदर दे आर पोलर और नॉन पोलर। It is present in all the molecules whether they are polar or non-polar. Got it? Present in all molecules whether they are polar or non-polar. आइए अब थोड़ा समझते हैं कि आखिर नॉन पोलर में वो फोर्स डेवलप कैसे होता है। बताओ, सबसे छोटा मैं एग्जांपल लूं, छोटा से छोटा एटम, कोई छोटा से छोटा एटम बताओ, सबसे छोटा। तो H2 तो चलो मॉलिक्यूल है, मैं तो कह रहा हूं कि जो मॉलिक्यूल ना भी हो, एटम्स हो, वहां पे भी ये लग जाएगा। हीलियम ले लेते हैं, इससे छोटा तो कुछ नहीं है। अब देखो, हीलियम में हम सभी को पता है कि न्यूक्लियस के अंदर भाई 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, और बाहर इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ये डॉट 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 डॉट। तो कितने लोग कह रहे हैं सर ये इलेक्ट्रॉन है, ये तो मूव करता है ना, ये कोई स्टैटिक चीज तो है नहीं कि एक जगह रुका रहे। बोलो। और नेचुरल सी बात है, अगर मूवमेंट हो रहा है तो किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर आप उसका फोटो खींच लो तो किसी एक साइड में
इलेक्ट्रॉन का मिलने का पॉसिबिलिटी ज्यादा होगा तो दूसरे साइड में उसी मोमेंट पे कम होगा। अरे डू यू गाइस एग्री? तो अगर ऐसा है तो क्या मैं उस पर्टिकुलर मोमेंट पे ऐसा बोल सकता हूं कि न्यूक्लियस, ये जो पॉजिटिव चार्ज था, इसके एक तरफ स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ गया डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन हो गया? हाँ, किसी मोमेंट पे इलेक्ट्रॉन एक तरफ डोमिनेट कर सकते हैं जिधर उनका मूवमेंट है, और अगर इधर नेगेटिव है तो नेचुरल सी बात है अदर साइड क्या हो जाना चाहिए? पॉजिटिव। अदरवाइज वो न्यूट्रल तो नहीं हुआ ना, तो यहां पे वो पॉजिटिव। क्या सबको समझ में है? ये क्यों हो रहा है? रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। क्या मैं बोलूंगा अगर तुमने अगले ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इस मॉलिक्यूल, इस एटम को ऑब्जर्व करोगे, क्या तुम्हें ये नहीं लग रहा है कि सर ये बदल चुका होगा कहानी? ये नेगेटिव कहीं यहां जा चुका होगा, ये पॉजिटिव कहीं और जा चुका होगा। यस और नो? तो मैं बस एक मोमेंट की बात कर रहा हूं। अच्छा, जैसे ये मोमेंट क्रिएट हुआ, और अगर मान लो मैंने हीलियम एटम को बहुत नजदीक कर दिया है, मैंने प्रेशर अप्लाई करके उनको बहुत पास ला दिया। आई एम टॉकिंग अबाउट नियर टू 4 केल्विन एंड वेरी हाई प्रेशर, बहुत नीचे ले गया हूं टेम्परेचर को, तो क्या होगा? हीलियम एटम नजदीक आ जाएंगे, और जैसे ही नजदीक आएगा, कितने लोग कह रहे हैं कि हमने अभी पढ़ा था अगर कोई यहां पॉजिटिव हो तो अपने बगल में कैसा चार्ज इंड्यूस करता है? नेगेटिव। तो ये अब उस पर्टिकुलर मोमेंट पे बगल वाले पे कैसा चार्ज इंड्यूस करेगा? नेगेटिव। इधर कैसा चार्ज हो जाएगा बेटा? और ये हमारा न्यूक्लियस, इसको आप न्यूक्लियस ही बना दो, इसके प्लस को देख के डरना नहीं है, ठीक है? ये न्यूक्लियस। अब बताओ, क्या आपको नहीं लग रहा है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे वीक पॉजिटिव नेगेटिव बन गए हैं? तो इनके बीच में बहुत सारे छोटे 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 छोटे, बिल्कुल जैसे डाइपोल में फोर्सेस लग रहा था, क्या वैसे वैसे फोर्स लगेंगे? दीज फोर्सेस आर आयन, सॉरी, लंडन फोर्स। ये है लंडन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस। आपको पता है ये जो फोर्स का पावर है ना, आर के पावर 7 के हिसाब से वेरी करता है। फोर्स एंड एनर्जी में आपने देखा होगा कि जब हम फोर्स लिखते हैं तो नीचे आर स्क्वायर होता था जब ट्रू चार्जेस होते थे प्लस माइनस। अगर एक आयोन है, दूसरा आयोन है, इनके बीच में जो फोर्स है वो होता है 1/r² के प्रोपोर्शनल, और इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो 1/r के प्रोपोर्शनल। ठीक इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि एक आयन हो जाए और एक डाइपोल हो जाए, इनके बीच में जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होता है r के पावर 3 के, और यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी, आप 12th क्लास में ये डेरिवेशन भी करोगे कैसे ही आता है, और ये पोटेंशियल एनर्जी r के पावर 2 से वेरी करता है। एक कम हो जाएगा ना, यहाँ हमेशा एक कम हो। ये कब की बात है? जब आयन एंड डाइपोल की मैं बात कर रहा हूं। ये जो फोर्स है r के पावर से, पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1/r के पावर 6, ये इतना कमजोर है कि आपने r हल्का सा भी बढ़ा दिया तो पावर 7 पे जा रहा है, यानी बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा। इसलिए सबसे कमजोर फोर्सेस में से है। जब मॉलिक्यूल्स बहुत नजदीक आ जाते हैं तो इस फोर्स का इंपॉर्टेंस बढ़ता है, अदरवाइज ये बहुत ही कमजोर फोर्सेस में से एक है। क्या ये बात ध्यान रहेगा सभी को? ये लंदन है। अच्छा, एग्जाम में एक बार पूछा था, उसने फोर्स नहीं बोला ना तो एनर्जी बोला, उसने बोला कि जो लंदन डिस्पर्शन इंटरैक्शन है वो आर पे कैसे वेरी करेगा। तो अब तो यार ये गड़बड़ हो गया। फोर्स पूछता तो हम पावर 7 बोलते, एनर्जी पूछता तो पावर 6 बोले, इंटरैक्शन का मतलब क्या समझे? तो देखो, केमिस्ट्री के अंदर सारी चीजें जो डील की जाती है मोस्टली एनर्जी में डील किया जाता है ना। फोर्स का पैरामीटर मोस्टली फिजिक्स में ज्यादा डोमिनेटेड है। हम कभी भी बात करते हैं हाइड्रोजन की एनर्जी कौन से सेल में कहाँ है, एक हाइड्रोजन को दूसरे हाइड्रोजन से अलग करें तो कितना एनर्जी लगेगा। तो जब क्लैरिफाई ना करे
तो आप समझो उसने एनर्जी के बारे में पूछा है, तो आप कौन सा आंसर करोगे? पावर 6 ना। इंटरेक्शन वर्ड कभी भी यूज करे तो आप उसको एनर्जी इंटरेक्शन से समझना, फोर्स से नहीं समझना। वैसे तो क्लियर करना चाहिए एग्जामिनर को, क्योंकि ये बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन अगर नहीं करें तो आप उसमें ये बात को ध्यान रखोगे। क्या ध्यान रहेगा सभी को? हाँ, अच्छा। ऐसे ही कितने लोग कह रहे हैं दूसरे वाले पे डेवलप हो जाएगा, और यही रीजन है कि इवन हीलियम जो कि एटॉमिक फॉर्म में है, फिर भी वो क्या बनाता है बेटा? लिक्विड बनता है। अगर फोर्स होते ही नहीं तो क्या कभी लिक्विड बन पाता? कभी नहीं बन पाता। लिक्विड बनने के लिए भी फोर्सेस चाहिए ना। अच्छा, नाम डिस्पर्जन क्यों है? क्योंकि हर मोमेंट पे ये चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन बदल रहा है, हर मोमेंट पे। कुछ 1 सेकंड पे ऐसा है, 1.00008 सेकंड पे कुछ और हो जाएगा, अगले कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बारे में कुछ और, लेकिन जब भी होगा ये इस तरह से। तो पूछा जाए लंदन फोर्सेस, आखिर उसका जो मैग्नीट्यूड है लंदन फोर्सेस का, ठीक है, आर के पावर तो आपने बता दिया, कब ज्यादा होगा? तो कितने लोग कह रहे हैं ये जो सरफेसेस है ना जो कांटेक्ट में आ रहे हैं, ये जितना ज्यादा कांटेक्ट में सरफेसेस रहेंगे उतना ही ज्यादा बेटर फोर्स होगा। इसलिए जैसे जैसे मॉलिक्यूल का तुम साइज बढ़ाते जाते हो और खास करके वो अगर लीनियर की तरफ होता जा रहा है, वैसे वैसे उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। बताओ F2 का साइज छोटा है, और F2 को अच्छे से एक फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन को पोलराइज अच्छे से नहीं कर सकता, क्योंकि फ्लोरीन का पोलराइजिंग पावर अच्छा है फ्लोरीन का, F पॉजिटिव का, पॉजिटिव तो है नहीं, लेकिन फ्लोरीन का पोलराइजेबिलिटी बहुत खराब है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी पावरफुल है कि वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी खींच ले, अपने के तो अच्छे से रखता ही है। इसलिए फ्लोरीन को पोलराइज करना आसान बात नहीं, और जो इंड्यूस ना कर सके यहां बगल में चार्ज, क्या ये कभी इंटरेक्शन डेवलप कर पाएगा? सबसे खराब लंदन फोर्सेस किसमें होते हैं? हाँ, फ्लोराइड्स में। जैसे मान लो UF6 ले लिया, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, SF6 ले लिया, IF7, जितने हायर फ्लोराइड है ना सब गैस है। UF6 का मॉलिक्यूलर वेट देखो बहुत ज्यादा है, 238 अकेले यूरेनियम का है, फ्लोरीन जा, लेकिन फिर भी गैस क्यों है? इतना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होने के बाद भी वो गैस क्यों है? क्योंकि फ्लोराइड्स में ये जो चार्ज डेवलप हो रहा है यहां, इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द फ्लोराइड्स आर गैसेस। एक्सेसिव फ्लोराइड करोगे तो गैसेस होते हैं, मतलब आप फ्लोरीन डेरिवेटिव बनाते जाओगे। आ रहा है बात समझ में? हाँ, तो ये जो लंदन एंड डिस्पर्जन फोर्सेज है, मॉलिक्यूलर वेट, पोलराइजेबिलिटी, इस पे एक बार जेई ने क्वेश्चन पूछा था कि ये बताओ, जैसे 5 मेंबर्ड का अगर मैं कंपाउंड ले लूं, 5 कार्बन का कंपाउंड, और उसके आइसोमर्स बनाओ, इसको बोलते हैं एन पेंटेन। क्या बोलते हैं? नॉर्मल पेंटेन। अगर इसी में मैं ब्रांचिंग कर दूं यहां CH3, इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन। और अगर डबल ब्रांचिंग कर लूं, पता है क्या ये सब तुम लोगों को? नियो पेंटेन। इन तीनों में पूछा था कि बताओ बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, ये क्वेश्चन आया था। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा? बॉइलिंग में होता क्या है, ये मॉलिक्यूल सेपरेट होकर के गैसियस फॉर्म में चले जाते हैं, लिक्विड से कहां चला जाएगा? गैस फॉर्म। उसमें ये फोर्सेस को तोड़ना पड़ेगा, और ये फोर्सेस किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? यही सारे फैक्टर्स थे। सरफेस एरिया। बताओ, ये जो मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा कार्बन लिया हो, कितने लोग कह रहे हैं यहाँ पे सरफेस एरिया बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया दूसरे के बीच में, हर जगह यहाँ इंडिविजुअल लेवल पे वो मोमेंटरली डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस की वजह से अट्रैक्शन होगा, और ये बहुत सारे वीक अट्रैक्शन जोड़ दोगे तो काफी, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है एन पेंटेन। ब्रांचिंग करोगे तो कितने लोग कह रहे हैं थोड़ा सा स्फेरिकल हो जाएगा, और स्फीयर के बीच में जो कांटेक्ट होता है वो बड़ा लिमिटेड होता है। ये सुनो, जो सरफेस एरिया इन कांटेक्ट है वो लिमिटेड है।
ये तो और ज्यादा स्फेरिकल हो गया तो सबसे खराब। तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट या फोर्सेस का ऑर्डर क्या आता है, एन पेंटेन में सबसे ज्यादा, फॉलोड बाई आइसो एंड फॉलोड बाई। समझ में आया? पूरी कहानी लिखोगे? लिखो, शुरू करो। MWT का मतलब मोलर वेट। चलो मोलर पूरा लिख लेना आप, मोलर वेट लिखो। लंदन फोर्सेस में लिखना शुरू करो, लिखो। इट इज डेवलप्ड ड्यू टू unequal distribution of electron at a particular moment in the atoms. It is developed due to unequal distribution of electron in an atom, because of which one side acquires slight negative charge, the other side of atom acquires slight positive charge, because of which one side of atom acquires कैसा चार्ज बेटा? slight negative charge, and the other side of atom acquires slight positive charge. हाँ, यहाँ पे नोट पॉइंट करने वाला क्या चीज है कि on the very next moment the distribution of charge will change. That's why it is dispersion. On the very next moment the distribution of charge will change. Okay, and now you can show in the diagram. लिख लो, considering liquid helium. किसकी बात कर रहा हूं? लिक्विड हीलियम की। अच्छा, गैसियस हीलियम क्यों नहीं बोल रहा हूं? क्योंकि यार वो इतने दूर रहेंगे कि फिर कैसा फोर्स। तो पावर देखो कैसा है ना। अब ये पूरा बढ़िया से लिख लो, ये लिख लो, इसके बाद ये सारी चीजें भी लिख लेना। आयन में कैसे होता है, आयन डाइपोल में कैसे होता है, ये सारे पावर्स लिख लो। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसलिए तो ये बहुत स्ट्रांग नहीं हो रहा है। मैं क्या बता रहा था कि जैसे इस मोमेंट पे नेगेटिव डेवलप हुआ, इसकी टेंडेंसी होगी कि यहाँ पे किसको इंड्यूस करे, नेगेटिव। इसलिए पोलराइजेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। हाउ इजिली समथिंग कैन बी पोलराइज्ड। अगर ये पोलराइज हो ही ना दूसरा एटम, तो यहाँ पे भी रैंडमली पॉजिटिव आ सकता है। इसीलिए तो फ्लोराइड्स हो गए, या इवन हीलियम के इलेक्ट्रॉन इतना जल्दी नहीं पोलराइज होते। इसलिए तो इतना मेहनत करना पड़ता है उसको लिक्विड बनाने के लिए, 4 केल्विन तक जाना पड़ता है। कैन यू इमेजिन दैट टेम्परेचर? -269 के आसपास आप पहुंचते हो तो जाकर के ये पहुंचता है डिग्री सेल्सियस में लिक्विड में। हीलियम इतने कम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है ना। समझ में आ रहा है? तो इस बात को ध्यान रखना है। बैठ जाओ। हाँ देख, मैं समझा रहा था कि फ्लोराइड जैसे मान ले तूने ले लिया F2 ले लिया, तो F और F के बीच में एक तो कोवेलेंट बॉन्ड है, और दूसरा जब F2 बनाएगा तो ऐसे दो एटम एक साथ जुड़े रहेंगे। अब जब भी F2 तू बना रहा है तो बेसिकली इट इज दैट काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये तेरा F2 है। अब एक F2 दूसरे F2 का जो मोमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो प्लस 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 और इधर माइनस 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 माइनस, फिर क्या होता था अगला चीज, ये प्लस बगल वाले पे क्या चार्ज इंड्यूस करता था, माइनस। मैं यही बोल रहा हूं कि ये प्लस इस पे माइनस इंड्यूस नहीं कर सकता, तो यहां पे रैंडम चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे। हो सकता है यहां पे भी प्लस हो जाए, तो जिसकी वजह से किसी मोमेंट पे यहां अट्रैक्शन के बजाय रिपल्शन लगने लग जाए, तो इस वजह से इनमें कमजोर होते हैं फोर्सेस। ये इसको इंड्यूस तब कर सकता है जब इसको पोलराइज आसानी से किया जा सके। और पोलराइजेबिलिटी किस पे डिपेंडेंट होती है? चार्ज इनटू साइज। खैर चार्ज तो इस पे है नहीं,
साइज जितना बड़ा उतना इजीली पोलराइज किया जा सकता है, इसलिए फ्लोराइड्स बहुत मुश्किल से पोलराइज होते हैं, है ना। जैसे जैसे नीचे जाओगे पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, इसीलिए तो बॉइलिंग पॉइंट F2 से ज्यादा Cl2 का, Cl2 से ज्यादा Br2 एंड उससे ज्यादा I2। I2 is solid at room temperature, bromine is liquid and these two are gases at room temperature। बॉइलिंग पॉइंट में भी इसका बॉइलिंग पॉइंट कम, क्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट फिर भी ज्यादा। सभी को समझ में आ गया है बात? ठीक। हाँ, ये तो सरफेस एरिया से देखा, इसमें पोलराइजेबिलिटी का, क्योंकि सारे कार्बन हाइड्रोजन ही तो है, उनमें ये फैक्टर्स तो सेम हो जाएंगे, और मॉलिक्यूलर वेट भी सेम हो गया। आइसोमर आए तो हमेशा ये देखते हैं सरफेस एरिया, आइसोमर्स आ जाए तो सरफेस एरिया बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। अच्छा एक बात बताओ, इन सभी में आपको क्या लगता है, अगर मॉलिक्यूल्स छोटे हों, मॉलिक्यूल्स बड़े ना हो, बिगर मॉलिक्यूल्स ना हो, तो कितने लोग कह रहे हैं लंडन फोर्सेस का इंपैक्ट कम हो जाएगा फिर? जैसे H2 ले लिया, F2 ले लिया, HF ले लिया, इन सब में फिर किसका इंपैक्ट ज्यादा होगा? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो कोई मॉलिक्यूल अगर ज्यादा, आई मीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप रखा हुआ है, उसका बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा है, डाइपोल मोमेंट का वैल्यू ज्यादा है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो इन केस ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, दैट्स व्हाई वी सी द बॉइलिंग पॉइंट बाय चेकिंग इफ दे आर पोलर और नॉन पोलर। जैसे पूछा जाए कि ये बताओ HF एंड F2, इन दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? HF एंड F2 में HF। F2 क्यों? HF इज अ पोलर मॉलिक्यूल। हाँ ठीक है, HF इज अ पोलर मॉलिक्यूल, तो इसमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस लगेंगे, एंड डाइपोल डाइपोल फोर्सेस रिलेटिवली बेटर होते हैं, क्योंकि उसमें पावर जिस हिसाब से यहां देखने को मिल रहा है उस हिसाब से नहीं है, और वो परमानेंट डाइपोल्स हैं, प्रॉपर प्लस है प्रॉपर माइनस है ना। और ये तो मोमेंट वाले थे। इनका इंपॉर्टेंस तब है जब मॉलिक्यूल का साइज रिलेटिवली बड़ा हो जाए, सरफेस एरिया कांटेक्ट थोड़े बढ़ जाए, तब इनका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। इसलिए बोलते जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाते जाओगे कार्बन में, जो कि कार्बन खुद में एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, CH4 और ये सब नॉन पोलर ही तो है, अगर आप हाइड्रोकार्बन की सिर्फ चेन बढ़ाते चले जाओ तो भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यही वाला इंटरेक्शन का जो आई मीन एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से, इसलिए मैंने मॉलिक्यूलर वेट का भी फैक्टर लिखा है। ठीक है ना? ठीक है, क्वेश्चन लिखो तो। क्या बेटा? कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल का वेट बढ़ाओगे वो तब पॉसिबल है ना जब एटम्स बढ़ते जाएं, और खूब सारे एटम्स बढ़ते जाएंगे तो सरफेस एरिया भी, तो इसलिए लंडन फोर्सेस और बेटर होता जाएगा। जितने एटम बढ़ा उतना अच्छा है ना इसमें तो।
सभी को क्लियर है बेटा? मिटा दूं ये सब? ओके। ओके, अब लिखिए आप। क्वेश्चन के फॉर्म में इसको लिखा था ना, अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, इसको भी और इसको भी, दोनों को आप लिख सकते हो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये सब आइसोमर्स हैं, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गए। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सभी का फॉर्मूला कितना है? C5H12। दीज आर आइसोमर्स। सो फोर्स का ऑर्डर क्या होगा? N पेंटेन हाईएस्ट, उसके बाद आइसो, उसके पीछे नियोपेंट। ये ऑर्डर है फोर्स का, लंदन फोर्स। लंदन फोर्स का ऑर्डर ये है, तो बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर कैसा होगा? नियो पेंटेन से बेटर आइसो पेंटेन, एंड उससे बेटर एन पेंटेन। ये बॉइलिंग पॉइंट का। समझ में आ गया? लाइक दैट F2Cl2 Br2I2 से कैसे देख रहे हैं? दोनों ही फैक्टर है उसमें, पोलराइजेबिलिटी भी बेटर है आयोडीन की, और मॉलिक्यूलर वेट भी बेटर है, साइज भी बेटर है। ये सुनो, तो सारे फैक्टर्स इसको फेवर कर रहे हैं, F2Cl2 Br2I2। ओके, अच्छा पूछा जाए स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस, तो सबसे स्ट्रांग में कितने लोग कह रहे हैं? आयोन आयोन इन होगा, ये सुनो। उसके बाद आयन डाइपोल, उसके बाद कितने लोग कह रहे हैं? और उसके बाद, हाँ वही लंदन फोर्सेस पे आ जाओ यार, अब खत्म करो उसको। हाँ चलो, मैं उसको ऑर्डर में ही नहीं ले रहा हूं क्योंकि प्रोवाइडेड मॉलिक्यूलर वेट आर क्लोजर। अब ये नहीं कि पता चला आपने मतलब 20 कार्बन का चेन ले लिया और उसका कंपैरिजन आप करने लग गए HF से, इतना छोटे से, तो कैसे होगा काम? तो छोटे 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 वॉन्डरवॉल फोर्सेस इतने ज्यादा हो जाएंगे 20 कार्बन में कि वो डाइपोल डाइपोल को ओवरकम कर जाएगा। समझ में आया ना? ओवर पावर कर जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। अब प्रोवाइडेड द मॉलिक्यूलर वेट्स आर सिमिलर, देयर शुड नॉट बी वेरी वेरी बिग डिफरेंस, प्रोवाइडेड द मॉलिक्यूलर वेट्स आर। आगे सबको समझ में बात? आओ चलो कुछ और सिखाता हूं आपको। एक टॉपिक था, मैंने क्या लिखा था? हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखा था ना लास्ट में, उसके बारे में तो कुछ भी नहीं बताया अभी तक। आ जाओ अभी सीखते हैं, ठीक है? अच्छा अच्छा, मान लो अगर इस पे मुझे कभी क्वेश्चन फ्रेम करना हो तो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड लाइक HF बॉइलिंग पॉइंट का विल बी बेटर देन F2। ये सुनो, वाई? कंपेरेबल है, बहुत ज्यादा गैप नहीं है इन दोनों में मॉलिक्यूलर वेट में। ये पोलर है और ये क्या है? नॉन पोलर। हाँ, बट अगर मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा हो जाए, जैसे I2 का बॉइलिंग पॉइंट बेटा किससे ज्यादा हो जाएगा? HF से। ऐसा कोई रूल नहीं है, इट वेरीज, तो एंटी पैरेलल होते हैं ये चीज। मॉलिक्यूलर वेट आपका कंपेरेबल हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो कंपैरिजन जनरली नहीं कर पाते, वो डेटा बेस हो जाता है फिर, है ना? मिटा दूं ये सब? हाँ,
अब एक पॉइंट ऐसे करके लिख लेना, ग्रेटर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हायर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ग्रेटर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हायर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। ग्रेटर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हायर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट, है ना। अब और डिस्कशन करते हैं किसका बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से समझिए। देखो, अगर मैं एक ग्रुप में कंपैरिजन करूं, लाइक कंसीडर द हाइड्राइड्स ऑफ हेलोजन फैमिली। हाइड्राइड का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन के साथ जो उनका कंपाउंड बनता है। तो ये HF हो गया, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद बस इतना ही रहने देते हैं, है ना। एस्टेटाइन भी है और उसके नीचे भी चैनेसिन भी है। बहुत बढ़िया, क्या बात। HF, HCl, HBr एंड HI, है ना। बताओ सारे के सारे पोलर है ना, बोलो भाई, सभी के सभी पोलर हैं। लेकिन मैं पूछूं तो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या है इसमें, सारे के सारे पोलर, ऑल आर पोलर। डाइपोल मोमेंट HF का सबसे, ये कैसे बोल रहे हो। अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं लेंथ से देखे तो HI का ज्यादा होना चाहिए। बोलो, डाइपोल मोमेंट पे तो दोनों क्वांटिटी होती है ना, Q इंटू डी। चार्ज तो मैं मान रहा हूं कि चलो HF में है तो हाइड्रोजन से फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो खींच के लेके आएगा चार्ज, उतना चार्ज ये नहीं खींच पाएगा, क्लोरीन उससे कम थोड़ा होगा, आई अग्री। लेकिन अगर मैं लेंथ सोच लूं तो डिस्टेंस भी तो है, साइजेस बढ़ते, फिर HI का एंटी पैरेलल हो गया। देखो, मोस्ट केसेस में डाइपोल मोमेंट का जो वैल्यू होता है वो किस पे डिपेंडेंट होता है, मोस्ट केसेस में चार्ज डोमिनेटेड होता है। यहां पे भी आंसर हमारा डाइपोल मोमेंट का, अगर कभी आपसे कोई पूछे कि डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर बताओ तो क्या होगा, HF, फिर HCl, HBr एंड HI। लेकिन क्या हर जगह ये बात सही है, आंसर है नहीं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल दिया हुआ है क्लास 12th के एल्काइल हैलाइड टॉपिक में, जिसमें इन्हीं के एल्काइल डेरिवेटिव्स ले लेते हैं, हाइड्रोजन की जगह मिथाइल डाल देते हैं, CH3Cl, CH3Br। उसमें बोला हुआ है कि इनमें जो ऑर्डर होता है डाइपोल मोमेंट का, उसमें एक्सपेक्टेड ये था कि चार्ज के हिसाब से ये होना चाहिए, लेकिन ये इससे आगे निकल जाता है, यानी CH3Cl का जो डाइपोल होता है वो CH3F से। हालांकि वैल्यूज बहुत क्लोज है बेटा, एक का 1.84 होता है और एक का 1.847 और एक का 1.86, 1.86 है और इसका 1.847। आप चेक करो, बहुत कम डिफरेंस है डेसिमल के। देखो ये किस किस वैल्यू में बोल रहा हूं, डे बाई, किसमें मैं बोल रहा हूं, डे बाई में। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा, 1 डे बाई इज इक्वल टू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर।
ध्यान रखना सिर्फ ये वैल्यू होता है डे बाई ईएसयू 10 के पावर -18 ईएसयू सेंटीमीटर को डे बाई बोलते हैं। आप अगर कहीं पे कुछ चेंज नोटबुक में देख लेना, अगर कुछ हो तो उसको चेंज कर लेना। दिस वैल्यू 1 डे बाई इज इक्वल टू 10 के पावर माइनस, यानी अगर ऐसा लिखा हुआ है 4.8 इंटू 10 के पावर -18 ईएसयू सेंटीमीटर, तो इस पूरे वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो 4.8 डे बाई। बस ये ध्यान रखना। ऑलराइट, तो फिलहाल मैं आपको बता रहा था कि CH3Cl का जो वैल्यू है, गाइस प्लीज फोकस हियर, वो 1.86 है और इसका 1.847 है, और CH3Br का वैल्यूज भी 1.8 के ही ऑर्डर का होता है। अब उसके आगे के मुझे डिजिट ध्यान नहीं है, बट आप देखो यहां पे देखो लेंथ के वजह से CCl बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू CF, ये स्लाइटली डोमिनेट किया। लेकिन अभी भी आप देखो, अगर ये एक इरेगुलरिटी छोड़ दो तो अभी भी CH3F इन तीनों में ऑर्डर तो बिल्कुल किससे जा रहा है। तो इसलिए मोस्ट केसेस में मैंने लिखवाया चार्ज डोमिनेटिंग है। अब कहोगे सर ऐसे कैसे आ जाएगा एग्जाम में, तो हम कैसे सोचेंगे कि इधर कौन सा ऑर्डर। इसलिए सारे एग्जाम्पल्स पूछता भी नहीं है एग्जाम में, वही चीजें पूछता है जिससे आपको वो एग्जाम्पल देके समझाता है। तो ये एग्जाम्पल तो खैर है ही, ये भी है, इस बात को आप ध्यान रखना। तो इसको नोट करके आपके नोटबुक में रहना चाहिए कि डाइपोल का ऑर्डर ये। ठीक है, यहां तक क्लियर है, बोलो। अब देखो सारी सबसे बड़ी परेशानी क्या है यहाँ पे, जो भी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं भाई, हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था हाउ टू चेक द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। यस, यही क्वेश्चन था हमारा कि भाई HF, HCl, HBr, HI। अच्छा, ये क्वेश्चन आया क्यों? क्योंकि भाई अगर देखो तो सारे के सारे क्या हैं, पोलर, लेकिन अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट देखूं तो HF से ज्यादा HCl, HCl से ज्यादा HBr, HBr से ज्यादा HI। और पोलराइजेबिलिटी देखूं, पोलराइजेबिलिटी तो हमें पता है कि इसका Cl F से ज्यादा बेटर किसका होता है, Cl, और Cl से बेटर Br, उससे बेटर आयोडीन, ये होता है। उस हिसाब से मैं देखूं तो लंदन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इसमें ज्यादा है। ये सुनो, सारे पोलर है ना, तो डाइपोल डाइपोल का जो अट्रैक्शन है वो सभी में कॉमन है, लेकिन लंदन फोर्सेस का वैल्यू इसमें ज्यादा है। ये सुनो, इसलिए ऑर्डर इन सब का ऐसे ही होता है, लेकिन HF एबनॉर्मली बहुत ज्यादा होता है। यू नो, ऑल दी हाइड्रा एसिड्स, जितने भी डायरेक्ट हाइड्रोजन से बने हुए बाइनरी मॉलिक्यूल्स हैं ऑफ हेलोजेंस ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, वो सभी के सभी गैस हैं, सिर्फ एक दो मॉलिक्यूल्स को छोड़ के। उनमें एक नाम आता है HF का, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्लोज टू 20 डिग्री होता है, 20 डिग्री सेल्सियस। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो आपको मालूम है 100। इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो जितने भी हाइड्रा एसिड हैं, ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स हो गए, नाइट्रोजन के हो गए, हेलोजेंस के हो गए, वो सभी के सभी गैस हैं। ऑल दी हाइड्रा एसिड्स आर गैस। ओके, ऑल दी हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हेलोजेंस आर। फिर यार ये एकदम से इतना ज्यादा कैसे ओवर पावर कर गया, कुछ तो खास बात होगा। तो वही खास बात समझाने के लिए हेडिंग डालिए आप लोग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वही बात समझना है हमें कि ये क्या है। हेडिंग डालिए आप लोग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लिखो हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आपको ये समझना है बेटा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है, पहले तो यही समझ लेते हैं, उसके बाद इन सब पार्ट्स पे आते हैं।
है ना। देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उन मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होता है, और खास करके इसका इंपॉर्टेंस तब और ज्यादा हो जाता है जब मॉलिक्यूलर साइज बहुत बड़े ना हो, क्योंकि जब बहुत बड़ा हो गया तो उसमें लंडन एंड डिस्पर्शन फोर्सेस अपने आप में बहुत ज्यादा हो जाएंगे, चाहे वो छोटे छोटे ही क्यों, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो जाएंगे, तो उनका इंपैक्ट ज्यादा आएगा। लेकिन मॉलिक्यूल अगर छोटे हो तो ऐसे केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंपैक्ट बहुत ज्यादा आता है। तो पहले समझने किन मॉलिक्यूल्स में आएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स में अपना डोमिनेंस दिखाता है जहां पे हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड किससे हो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। अब बताओ, मैं तुमसे पूछूं कि 3 हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के नाम बताओ। सबसे ज्यादा फ्लोरीन, बोलो। उसके बाद दूसरा कौन, ऑक्सीजन, बोलो ना। तीसरा कितने लोग कह रहे हैं, नाइट्रोजन। और कितने लोग कह रहे हैं कि सर क्लोरीन भी इसी के पास ही होता है, बोलो ना। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें नहीं, इन तीनों में मिलता है। यहां पे अगर आपको वैल्यूज में लिखवा दूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, जिनको अभी तक नहीं ध्यान है वो याद कर जाओ, ये लास्ट अटेम्प्ट है ऑन पॉलिंग स्केल। फ्लोरीन का कितना होता है, 4। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन, पता है हाइड्रोजन। अच्छा जी, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, ऑक्सीजन के बाद सल्फर, फॉस्फोरस, हाँ, एल्यूमिनियम का। इतनी वैल्यूज तो एटलीस्ट आपको ध्यान रहनी चाहिए। आप देखो, इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आसपास ही है, फिर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल रहे हैं यहां प्रेजेंट है। तो फिलहाल तो ये समझना सर, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ और नहीं बल्कि स्पेशल टाइप का डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन को ही बोलते हैं। बताओ, HF मॉलिक्यूल पोलर है ना, तो पोलर होने के वजह से क्या इसमें डाइपोल डेवलप होगा। और डाइपोल डेवलप होगा तो दूसरे केस में जैसे ही यहां पे आएगा, तो कितने लोग कह रहे हैं यहां पे दूसरा फ्लोरीन अट्रैक्ट होगा, ये सुनो, बोलो भाई। यहां आपका फ्लोरीन अट्रैक्ट होने वाला है हाइड्रोजन से, या पार्शियल नेगेटिव पार्शियल, बोलिए। ये जो फोर्स है ना, यही है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कहोगे सर ये इसको तो डाइपोल डाइपोल बोलते थे। हाँ जी, ये डाइपोल डाइपोल का ही वीआईपी कैटेगरी का डाइपोल डाइपोल है। मतलब जहां पे डाइपोल का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाए। क्यों बढ़ जा रहा है उसको समझते हैं। अब बताओ, चाहे वो कोई भी फोर्स हो, डाइपोल डाइपोल, आयन डाइपोल, कुछ भी हो, हमें पता है फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो बताओ, अगर हाइड्रोजन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी कम है और साइज एकदम ही छोटा है, तो हाइड्रोजन पे अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ेंगे तो इस पे जो चार्ज का क्वांटिटी है उसको बहुत बढ़ा देंगे, और साइज ऑलरेडी बहुत कम है। तो ऐसा हो जाता है कि ये हाइड्रोजन का साइज छोटा होने की वजह से जो दूसरे एटम होते हैं जैसे फ्लोरीन टाइप, इनके बीच में गैप बहुत कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द स्मॉलर साइज ऑफ दिस, एंड जिसके वजह से इसमें जो लगने वाला ये फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड नॉर्मल डाइपोल के कंपैरिजन में बहुत बढ़ जाता है। तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन में सबसे पावरफुल अट्रैक्शन में कौन है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसलिए मैंने चूज किया 3 एटम, कौन कौन से, जो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वही तो ज्यादा चार्ज डेवलप कर पाएंगे हाइड्रोजन पे। और मैंने, क्या हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स नहीं है बोरॉन, लेकिन उनके साथ डिसएडवांटेज ये है कि उनका साइज, इसलिए ये दोनों चीजों का डेडली कॉम्बिनेशन कि चार्ज भी ज्यादा आ जाए और साइज भी छोटा हो जाए, ये हाइड्रोजन के पास ही है।
इस वजह से हाइड्रोजन जब कभी भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होगा तो उस पे इतना इनफ पोलैरिटी आ जाएगा कि वो नॉर्मल डाइपोल डाइपोल के अट्रैक्शन के रेंज से बहुत बाहर वाली बात हो जाएगी, पावरफुल डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। अब कहोगे सर ठीक है चलो ये भी बात समझ में आ गया, तो क्लोरीन को क्यों नहीं लिया, क्या लगता है आपको? अगेन द रीजन इज साइज, क्योंकि क्लोरीन का साइज सेकेंड पीरियड के एलिमेंट से तो बहुत ज्यादा होता है, जिसके वजह से ये अगर साइज बढ़ गया, ये वाला जो सेकेंड एटम था, तो भी ये फोर्स कमजोर पड़ जाएगा। तो इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब मिलता है? जब हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड हो किसके साथ? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। कौन से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो? फ्लोरीन। सबको ध्यान रहेगा ये बात, बोलिए ना। क्लोरीन क्यों नहीं ले रहे हैं? साइज बड़ा होने से उसका फोर्स कमजोर पड़ जाएगा। अच्छा, हाइड्रोजन के अलावा और कोई एटम क्यों नहीं ले रहे हैं? साइज इज द मेन इंपैक्ट। ओके, सबको समझ में आ गया? ओके बेटा, तो लिखना शुरू करिए। इट इज अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। It is a special category of dipole-dipole attraction. लिखो, it is developed in those molecules. It is developed in those molecules it is developed in those molecules where hydrogen is directly attached with high electronegative atoms. With high electronegative atoms. कौन से हैं वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स? फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ओके, अब अंडरस्टूड है, ये सब पॉइंट लिखवाऊंगा नहीं कि क्लोरीन नहीं लिया, ये सब बस ये तीन को दिमाग में रखना, ठीक है? बाकी समझा दिया है, वो आप चाहो तो अपना कहीं पे नोट पॉइंट करके लिख सकते हो, बट फिलहाल अभी मैं कंप्लीट करा लेने दो। गॉट इट? ओके, अब आप इसको दिखा लीजिए, यही है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये कौन सा बॉन्ड है सर? ये भी तो हाइड्रोजन ही जुड़ा हुआ है, इसको कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ये तो कोवलेंट बॉन्ड है ना, ये सेकेंडरी फोर्स है, कोवलेंट बॉन्ड तो प्राइमरी फोर्स होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेकेंडरी फोर्सेज है, ठीक है ना? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन को ही बोल रहे हैं, लिख लो। एंड उसमें ये बात भी लिख लेना, फोर्स। इससे आपको आइडिया लगेगा हाइड्रोजन का सिलेक्शन क्यों किया और क्यों क्लोरीन को ड्रॉप कर दिया। ये दोनों ही बातों का आंसर इस वैल्यू से। तो यानी अब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? अगर मॉलिक्यूल स्मॉलर हो तो सबसे पहले आपका दिमाग किस पे जाना चाहिए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे, वो सबसे पावरफुल फोर्सेस में से एक। सेकेंडरी फोर्सेस की मैं बात कर रहा हूं। ओके, हाँ, आयनिक एंड कोवलेंट। कर लिया नोट? हाँ, बोलो। अब अगर आपसे कोई पूछे कि वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF इज हाईएस्ट इन इट्स हाइड्राइड्स, इन द हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजन फैमिली, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यस, एक लाइन में आंसर, कहानी नहीं सुनाना ज्यादा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये बात लिख लेना, मॉलिक्यूलर वेट वेरिएशन एंड व्हाई HF हैव हाईएस्ट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाईएस्ट
boiling point. This is the order of boiling point. HCl से ज्यादा HBr, उससे ज्यादा HI और उससे भी ज्यादा HA, क्योंकि फोर्स proportional to hydrogen bonding, proportional to molecular weight and dot 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 dot, वो सारे फोर्स ज्यादा आती है। हाँ, ये बात ध्यान रखना, ये कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट या फिर बहुत ज्यादा एटम्स ना हो तब ये सोचेंगे, है ना। कभी भी एक्सट्रीम केसेस नहीं ले लेंगे। HF का एग्जांपल चाहे कितना भी अच्छा हो, बट बॉइलिंग पॉइंट तो 20 डिग्री है ना। HF और I2 में कंपैरिजन कर लिया जाए तो I2 तो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है, इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट तो 25 से भी ऊपर होगा। रूम टेम्परेचर 25 है ना, 25 पे सॉलिड है, इसका मतलब हायर टेम्परेचर पे जाएंगे तो वो जाके लिक्विड या गैस में जाएगा, ये सुनो। तो इसलिए आयोडीन का कंपैरिजन I2 का हम HF के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों में गैप बहुत ज्यादा है। लेकिन हाँ, आप सोचो ना, कायदे से तो यहां पे भी गैप था, लेकिन ये इसको भी ओवरपावर कर गया, तो इसलिए हम डेटा आपको साथ के साथ बता रहे हैं। अमॉन्ग द हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजन फैमिली दिस हैव हाईएस्ट। ठीक इसी तरीके से H2O, H2S, H2Se, H2Te, इन सभी में अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाए तो ऑर्डर एक्सपेक्टेड ये है, बट हाईएस्ट कौन हो जाएगा? H2S सबसे कम, H2Se, फिर H2Te एंड सबसे बेटर H2O। H2O का बॉइलिंग पॉइंट सभी को मालूम है कितना है? 100 डिग्री। बाकी सबका नियर टू 0 के आसपास या उससे भी नीचे। यहां पे भी क्यों हुआ? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। गॉट इट ना? एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई H2O एंड H2S दे बोथ बिलोंग टू सेम ग्रुप, isn't it? But H2O is liquid and H2S is gas. Why? Hydrogen bonding is the reason for H2O which becomes liquid. सभी को समझ में आ गया? ठीक है, अब एक बात बताओ, अब अगला क्वेश्चन ये आपसे, हाइड्रोजन बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड किस में ज्यादा होगा? HF में या H2O में? HF में ज्यादा होगा, ये सुनो, बोलो। अच्छा, अमोनिया तक आते आते वो और कमजोर हो जाएगा, यानी NH में तो और कमजोर हो जाएगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड आप लिखो, तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन, तो आप क्या लिखोगे? HF ये काफी पावरफुल, ये बॉन्ड एज कंपेयर टू HO, ये सुनो, एंड दिस इज इवन मोर पावरफुल, मैं नीचे लिख रहा हूं, NH मैं सिर्फ देखो उसी पे चार्ज दिखा रहा हूं जिससे मुझे अटैच करना है, चार्जेस सभी पे डेवलप होंगे, ये सुनो, चलो सभी पे दिखा लो चार्जेस, वैसे तो क्लियर है, बोलो। तो इसलिए बोला जाता है कि जब अमोनिया का डिस्कशन कर रहे होते हैं उनके हाइड्राइड से, NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3, अब एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये था ना, बोलो ना, ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये क्यों? बाई मॉलिक्यूलर वेट, लंडन फोर्सेस, डिस्पर्शन फोर्सेस से।
लेकिन अमोनिया यहां बीच में चला जाता है। इस बार अमोनिया सबको नहीं गायब कर पाया, क्योंकि जैसे जैसे आप पीछे जाते जाते हो स्ट्रेंथ उसका कमजोर पड़ता जाता है, इस वजह से यहां बीच में ही अटक जाता है। तो यानी यहां पे ऑर्डर आएगा BiH3, फिर SbH3, फिर आता है NH3, और फिर आता है ASH3, फिर आता है कौन सा CH3। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग। तो यहां पे क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंपैक्ट नहीं आया ना? नहीं आता तो सबसे पीछे होता है, अमोनिया सबसे पीछे होता। तो ये स्ट्रेंथ का कमाल है, HF में पावर ज्यादा होने की वजह से ये आ गया। ठीक है, बिल्कुल मैं वही अगला क्वेश्चन पूछने जा रहा था। पहले इतना नोट करो, फिर तो मैं खत्म का हूं अभी टॉपिक। लिखो तो सही। सभी ने नोट कर लिया? अच्छा, अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड तो ये समझ में आया सर कि HF के अंदर ज्यादा होगा, फिर H2O, फिर ये, और उस हिसाब से आंसर भी हमने देख लिया कि HF अपने ग्रुप में हाईएस्ट, H2O अपने, अमोनिया बीच में ही अटक जाता है। ये सुनो, लेकिन अगर आप फिर से एक बारी डेटा को ध्यान से देखो तो HF का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 20 डिग्री। HF बॉइलिंग पॉइंट, और वही बॉइलिंग पॉइंट H2O का कितना है? अब ये क्या मजाक हो गया सर? अब मतलब तो अभी आपने समझाया कि सबसे ज्यादा किसका है? HF का। फिर H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, जबकि होना तो चाहिए फिर नियम से HF का? तो उसके पीछे देखो कारण क्या है। H2O फॉर्म्स मल्टीपल हाइड्रोजन बॉन्ड विद द सेम मॉलिक्यूल। अब वो दिखाता हूं कैसे बनता है। पहले आओ देखते हैं HF में कैसे बनता है। तो देखो, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन इस पे नेगेटिव है, ये ऐसा होता है। देख, पॉजिटिव आएगा यार, वो तो मैं अभी लिखा नहीं था ना। ये तुम लोग पकड़ लेते हो तुरंत।
तंग मत किया करो मुझे सर। F यहाँ माइनस, ये क्या कर रहा हूं मैं, zigzag, दिस इज zigzag अरेंजमेंट। ऐसा क्यों हो रहा है देखना, अरे यार ये जो हाइड्रोजन है वो किसकी तरफ अट्रैक्टेड होगा, लोन पेयर की तरफ। लोन पेयर क्या पूरा 180 पे अलाइन होंगे, बिल्कुल नहीं। अरे ये बॉन्ड है, इससे किसी न किसी एंगल पे होंगे ना, तो वैसा मैंने ऐसे दिखाया हुआ, गॉट इट ना। तो HF में बिल्कुल लीनियर नहीं होता है, जिगजैग, जिगजैग। लेकिन कुछ भी हो जाए, 1HF इज सराउंडेड विथ 2HF थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। गॉट इट, ओके। चलिए आइए वाटर का देखते हैं। जब आप वाटर का देखोगे बेटा H2O का, तो देखो ध्यान से, ऑक्सीजन बना रहा हूं हाइड्रोजन। इसका थोड़ा एडवांटेज है, एक ऑक्सीजन में कितने हाइड्रोजन H2O के अंदर, तो यहां भी डाइपोल क्रिएट होगा, यहां पे भी डाइपोल, और यहां जो इनके लोन पेयर्स हैं, कितने लोग कह रहे हैं, इस साइड नेगेटिव और ये दो नेगेटिव का काम कर रहे हैं। तो ये ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और ये किसको अट्रैक्ट करते हैं, हाइड्रोजन को। तो अब बताओ, एक वाटर को अलग करना हो अगर आपको बाकी मॉलिक्यूल से, तो आपको कितने हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, 1H2O is surrounded with 4, yeah, sorry, 1H2O is surrounded with 4H2O through hydrogen bond टेट्राहेड्रली। क्या समझ में आ रहा है ये क्यों बोला मैंने, हाँ, क्योंकि ये लोन पेयर एंड हाइड्रोजन को लेके ज्योमेट्री कैसे बनती है। अच्छा, क्या ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते, बिल्कुल नहीं यार, इतने भी स्ट्रांग नहीं है कि कोवेलेंट बॉन्ड की तरह टूटे ही ना, टूटते हैं ये, आप हीट करोगे तो टूट जाएंगे। और अगर ये नहीं टूटते तो यार H2O सॉलिड नहीं होता रूम टेम्परेचर पे। H2O रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, और लिक्विड में मॉलिक्यूल्स तो मूव करते रहते हैं ना इधर से। तो फिर सर ये टेट्राहेड्रल वाली बात कब तक सही है, ये तब तक सही है जब तक वो सॉलिड फॉर्म में। तो ये आइस का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, किसका स्ट्रक्चर बताया, और ये HF सॉलिड का बताया मैंने। वरना लिक्विड फॉर्म में तो मॉलिक्यूल मूव करते रहते ना बेटा, तो वो हर मोमेंट पे बनेगा टूट जाएगा, बनेगा टूट जाएगा, बनेगा टूट जाएगा, चलता रहेगा। आइस के फॉर्म में ऐसा रहता है। और आप देखो अगर टेट्राहेड्रली आएंगे मॉलिक्यूल्स, तो कितने लोग कह रहे हैं यहां बीच बीच में गैप बन जाएगा। इन गैप के वजह से आइस का वॉल्यूम लिक्विड से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि लिक्विड जब रहेगा तो वो घूम रहा है, तो उस गैप को भी फिल करता रहेगा। लेकिन आइस होते ही यहां परमानेंटली ऐसे हो गया, तो ये जगह बच जाएंगे। ये बड़े बड़े एम्प्टी वॉइड्स, वैक्यूल्स जो क्रिएट हो गए हैं, इसके वजह से वॉल्यूम आइस का ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से आइस की डेंसिटी कम होती है, एंड दैट्स द रीजन आइस फ्लोट्स ऑन लिक्विड वाटर। तो उसमें भी किसका रोल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है। तो कितनी सारी प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्ट करता है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक, नोट करो इसको। अब समझ में आया कि HF का स्ट्रांग होने के बावजूद ये 20 डिग्री ही क्यों है।
20 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना है और वाटर को, इसलिए उसका ज्यादा। अमोनिया में भी डबल ही होगा। देखो, लोन पेयर एंड हाइड्रोजन जब बैलेंस्ड हो तभी बन सकता है 4-4, और अमोनिया में तो स्ट्रेंथ और कमजोर ही पड़ गया। अमोनिया तो बल्कि गैस होता है रूम टेम्परेचर पे। कौन से? एक्सेसिव फ्लोराइड्स मैंने बोला था। कौन सा? नहीं, HF तो 20 डिग्री है ना, तो 20 डिग्री के नीचे लिक्विड है, उसके ऊपर गैस है ये भी। हाँ जी, हाँ, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे हो सकता है। मैं बोल रहा हूं कि ये ब्रेक होते रहते हैं लिक्विड स्टेट में, zigzag in, okay, please quickly cover this बेटा, जल्दी लिखिए। The boiling point of water is higher than that of HF is due to 4 hydrogen bond is formed per molecule of water. कर लो बेटा, हो गया क्या? चलो बेटा, अब हेडिंग डालिए आप, हेडिंग डालिए, टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ जी, इसके भी कैटेगरीज हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने तरह का होता है? तो 2 तरह के हैं। एक तो जो आपने अभी देखा, ये एक कैटेगरी है जिसमें एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है। दूसरी कैटेगरी ये है कि मॉलिक्यूल अगर अकेला भी है तो उसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर कहीं बन जाए तो उसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कितने तरह का हुआ? पहला लिखो, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जो आपने पढ़े हुए हैं कि भाई एक वाटर मॉलिक्यूल 4-4 से सराउंडेड है, ये सब हमारे कौन से एग्जाम्पल हैं?
हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया, hydrogen bonding in HF. These are the examples of inter. When hydrogen bond is formed, hydrogen bonding is formed between two molecules, between two molecules. ये पहला मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, इनके बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो सब क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर। अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में बॉन्ड से क्या होता है? इट इंक्रीजेज मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, मतलब ये कई सारे मॉलिक्यूल को जोड़ करके रखता है। एसोसिएट किया ना, इसने बाइंड किया। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एसोसिएटिव इन नेचर, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज एसोसिएटिव इन नेचर। इट इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट, एसोसिएट कर रहा है, सबको जोड़ के रख रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। दूसरा लेते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए। एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो ध्यान से, ये केस है, बड़ा फेवरेट है। पता है इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। हाँ बेटा, टेंशन में बिल्कुल नहीं आना है, इसको ओ नाइट्रोफिनॉल भी बोलते हैं। और पहले तो ये समझ लेते हैं, चलो मॉलिक्यूल को याद बाद में करना, पहले ये समझो कि कैसे बन रहा है। आप देखो यहां पे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो कंडीशन है यहां पार्शियल पॉजिटिव, यहां पार्शियल। अच्छा, इसके बगल में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज भी है, ये सुनो। नहीं भी होता तो भी कम से कम आपको पता तो है कि पार्शियल नेगेटिव तो लेके जाएगा ही। तो बताओ क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल सकते हैं? हाँ जी, दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इंट्रामॉलिक्यूलर, यही इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें बताओ क्या एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बना है? नहीं, विद इन द सेम मॉलिक्यूल एन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिजल्ट्स इनटू साइक्लाइजेशन। ये जो साइक्लाइजेशन हुआ है मतलब कि एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना है, इसको किलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं किलेटिंग स्ट्रक्चर बनता है अगर हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए। अच्छा एक बात बताओ, किसी मॉलिक्यूल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी? एज कंपेयर टू इंटर, कम हो जाएगी, क्योंकि वो दूसरों से नहीं जुड़ा है। आप गर्म करोगे तो ये बाहर निकल जाएगा। और इसी वजह से ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है और बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में कि ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल में किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी? पैरा की, क्योंकि पैरा बहुत सारे मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड से, जबकि ऑर्थो कैसे है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से ये दूसरों से जुड़ा ही नहीं है, ये एसोसिएटिव इन नेचर होने के वजह से, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब जो थोड़ा परेशान हो रहे हो सब लोग, उसको समझा देता हूं। देख बेटा, ये जो बेंजीन ग्रुप है ना, इस पे OH लग जाए तो इसको क्या बोलते हैं? फिनॉल। ये क्या होता है? अब इसी पे ये जो पोजीशन है ना, इसको ऑर्थो बोलते हैं। ये मेटा होता है और जो सबसे लास्ट में होता है इसको क्या बोलते हैं? पैरा। ये मेटा, ये पैरा। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब बिल्कुल बगल में, और ये ऑर्थो है, ये क्या हो गया? पैरा। तो पैरा पे नाइट्रो एंड ये पूरा फिनॉल। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये केस मैंने आपको दिखाया, ये इंट्रा है, ये
और यहां पे ये कौन सा है, इंटर मॉलिक्यूलर। सो आप ये बात लिखो, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीजेस एसोसिएशन। इंट्रा हो गया तो एसोसिएशन डिक्रीज कर जाएगा। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीजेस मॉलिक्यूलर एसोसिएशन। मॉलिक्यूलर एसोसिएशन डिक्रीज कर जाएगा तो वो वोलेटाइल ज्यादा हो जाएगा। वोलेटाइल होने का मतलब क्या होता है, गैस में चेंज होने को वोलेटिलिटी बोलते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेस molecular association and hence increases volatility. Decreases molecular association, molecular association decrease करेगा तो क्या होगा, volatility बढ़ जाएगा, boiling point कम हो जाएगा। तो boiling point का ऑर्डर कोई पूछे तो क्या बोलोगे, ओ नाइट्रोफिनॉल से ज्यादा पी नाइट्रोफिनॉल, ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। समझ में आया? हाँ, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू क्या बनता है, साइक्लाइजेशन होता है, या इसको किलेशन बोलते हैं। किलेट, किलेट रिंग को ही दूसरा नाम है किलेट, रिंग स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, किलेट। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किलेट फॉर्मेशन, किलेट या रिंग फॉर्मेशन, रिंग फॉर्मेशन या साइक्लाइजेशन, एक ही बात है सारा। हाँ, CHELATE, किलेट बोलते हैं इसको, चिलेट नहीं बोलते, किलेट, CHELATE, किलेट। ये जो रिंग स्ट्रक्चर है ना, इसी को किलेट बोलते हैं, है ना। गॉट इट? सभी को समझ में आ गया? इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर क्लियर हो गया? बोलो। अब आगे अगर यहां पे क्वेश्चन में नाइट्रोजन की जगह कार्बन डबल बॉन्ड ओ ले ले तो तब भी बन जाएगा। तो यहां पे हाँ जी, अरे ऑक्सीजन इधर रहना चाहिए, इधर OH रहना चाहिए, बन जाएगा ना। ऑर्थो पे क्या मेटा पे बनेगा? नहीं सर, दूर हो जाएगा। पैरा पे तो कहां पे, यहां पे OH आ गया तो कहां बाहर, हाँ तो उससे भी बनेगा, क्यों टेंशन। अरे बाबा, मैं नाइट्रोफिनॉल का कंपैरिजन कर रहा हूं, वाटर क्यों डाल रहा है तू बीच में, मिक्सचर क्यों बना रहा है, नाइट्रोफिनॉल का कंपैरिजन कर रहा हूं मैं। हाँ, ये एडजेसेंट नहीं हुए तो बताओ यहां इंट्रा कहां बन रहा है, इधर से ये तो दूर हो गया ना, कहां से बन सकता है। तो प्रॉक्सिमिटी में तो होना चाहिए ना, इसलिए ऑर्थो पे ही बनता है। और उसका एक और भी तरीका है, रिंग साइज 5 या 6 मेंबर्ड ही होना चाहिए। 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग बने तो ही स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। 7, 8, 9 मेंबर बन जाए या 4 मेंबर, 3 मेंबर, ये सब नहीं स्टेबल होते हैं। तो ये पॉइंट लास्ट लिख करके यहीं पे एंड करेंगे हम लोग। लिख लो, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड is stable if intramolecular hydrogen bond is stable if 5-membered or 6-membered ring is formed due to hydrogen bond. If 5-membered or 6-membered ring is formed, 5-membered or 6-membered ring is formed. ठीक है, 5-membered or 6-membered ring is formed and that contains pi bond. रिंग के अंदर क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड, रिंग के अंदर पाई बॉन्ड होना चाहिए। रिंग के अंदर पाई बॉन्ड। देखो एक और एग्जांपल है, इसको बोलते हैं फ्यूमेरिक मैलेइक एसिड बोलते हैं।
अगर दोनों OH आ जाए, डबल कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस बनता है, बट आप देखो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड हो गए ना। यहां इसलिए बन पाता है कि ये ट्रू नेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव नहीं है। ट्रू नेगेटिव हुआ तो और अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड ना। अरे कोई बोले कि ये बता, अगर प्योर F माइनस मिल जाए उसके साथ HF जुड़े तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी है या HF HF की, बता। हाँ, तो चार्ज बढ़ जाएगा, तो हमें पता है ना, चार्ज बढ़ गया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। भाई फोर्स तो किसके प्रोपोर्शनल है? चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो एक सॉल्ट मिलता है नेचर में जिसको बोलते हैं KHF2। ये ऐसा सॉल्ट है जिसमें HF इज बॉन्डेड विथ F माइनस, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन द प्लैनेट। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड कहीं नहीं मिलेगा। इसको पानी में घोलोगे भी ना तो ये ब्रेक नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन फ्लोरीन से जुड़े उससे ज्यादा अच्छा है कि ये, सॉरी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़े हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है? F माइनस इससे जुड़ा रहे, तो ये पानी में घुलता भी नहीं है। आई मीन घुलने का मतलब K प्लस HF2 माइनस के फॉर्म में घुलता है। HF2 माइनस डज नॉट ब्रेक इनटू वाटर। तो इस पे भी एक बारी क्वेश्चन आया था, हालांकि ये सब केसेस मैं आगे भी कराऊंगा आप लोगों को, तो जस्ट एक इंट्रो देके छोड़ दे रहा हूं कि KHF2 एग्जिस्ट बट KHCl2 डज नॉट, क्योंकि KHF2 में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा और KHCl2 में नहीं बनेगा। यहां क्लोराइड आयन आया तो हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड KHF2 को पानी में अगर आप डाल रहे हो तो इट विल ब्रेक इन द फॉर्म ऑफ, अगर इसको पानी में डाल रहे हो तो इट विल ब्रेक इन द फॉर्म ऑफ दिस। इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू फ्लोराइड आयन फ्री, आपको HF2 के फॉर्म में ही ये रहेगा वाटर के अंदर। इन वाटर इट विल नॉट ब्रेक इन फॉर्म ऑफ F माइनस, H प्लस एंड K प्लस, इट विल गिव यू K प्लस एंड HF2 माइनस, एंड दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। इससे ज्यादा पावरफुल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता है, क्योंकि F पे कैसा चार्ज आ गया? ट्रू नेगेटिव। गॉट इट बेटा? तो विद दिस एवरीवन वी आर डन। ये इंट्रा का एक और एग्जांपल था जो मैंने आपको बताया। This is another example of intra, although there is 7-membered ring formation, क्योंकि यहाँ नेगेटिव आ गया इसलिए इसको थोड़ा रोक पाता है, अदरवाइज नॉर्मल होता तो नहीं हो पाता। यहाँ भी देखो साइक्लाइजेशन हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, देखो मैंने आपका बेस क्रिएट कर दिया ना। अब इसके बाद जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा इनमें ये सारी चीजें जब भी यूज आएंगी तो इसको और इलाबोरेट करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास। अगली क्लास में एसिड बेस पढ़ेंगे हम लोग।